नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो शुरुआत करते हैं। यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसको लेकर इसे वेबसाइट पर अपलोड कर जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी गई है। 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत को देखते हुए योगी सरकार जनसंख्या नीति का ऐलान करने वाली है, जिसको लेकर सियासी बवाल मच गया है। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के पब्लिक डोमेन में आते ही विपक्षी दलों को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया। विपक्षी दलों ने जनसंख्या नीति को चुनावी स्टंट बताते हुए सरकार पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। लेकिन भला जनसंख्या नियंत्रण से किसी को कैसे परहेज हो सकता है? हालांकि विपक्ष भी बढ़ती आबादी को समस्या मानता है और जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी मानता है, लेकिन शायद यह विपक्ष की भी मजबूरी हो सकती है कि उसे भी चुनावी साल के चलते इसे चुनावी लॉलीपॉप बताना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग जनता की राय पर विचार करने के बाद इसे राज्य सरकार को सौंप देगा। अगर ऐसा होता है तो जनसंख्या नीति आती है तो काफी हद तक बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण में किया जा सकता है। कि जो व्यक्ति दो बच्चों तक अपना परिवार सीमित रखेगा, उसको राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। वो व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में है तो उसे अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। उस व्यक्ति को विकास प्राधिकरण की कोई ज़मीन का आवंटन होना है या कोई फ्लैट का आवंटन होना है या ग्राम सभा में जो ज़मीनों का आवंटन किया जाता है, उन आवंटन में उस व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी। और भी बहुत सी सुविधाएं हैं जिसमें जो सुविधाएं उसको प्रदान की जाएगी। तो जनसंख्या विधेयक के पब्लिक डोमेन में आते ही सियासी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। पक्ष विपक्ष का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। लेकिन जब प्रदेश के हित की बात को लेकर के सदन में चर्चा होगी तो जो बात है वहाँ पर विपक्ष को अपनी बात कहना चाहिए, लेकिन बहुत स्पष्ट सोच है, एक स्पष्ट लक्ष्य है और उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो और जो उत्तर प्रदेश के संसाधन है उसका प्रदेश की जनता के हित में उपयोग किया जा सके। इस बात को ध्यान में रख करके जनसंख्या नीति लाई जा रही है और मुझे लगता है इसका सब स्वागत करेंगे। वोट की राजनीति के लिए विरोध कोई भले। बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, अपराध नियंत्रण की बात हो या कोरोना काल नियंत्रण की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार सिर्फ बात बहादुरों की सरकार है, हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकार है। ये प्रभावी कोई भी काम नहीं करते हैं, सिर्फ बयान देने में भरोसा। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। जनता के सामने इसे पेश किया गया है वेबसाइट के माध्यम से और जनता से राय भी मांगी गई है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। अंशु अवस्थी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। और वहीं विजय उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक ये हैं, ये भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आनंद दुबे जी आपसे रहेगा। जिस तरीके से अब अगर बात की जाए तो आबादी कंट्रोल के लिए क्या जनसंख्या विधेयक 2021 को योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जाए? दिनों से ये मुद्दा उठता चला आ रहा है और इस पे जो है अब तक जो है संसद में 35 प्राइवेट मेंबर बिल दिए जा चुके हैं जी। 35 प्राइवेट मेंबर बिल दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो अब जो है ये आवश्यक हो चुका है कि जनसंख्या नियंत्रण, जिस तरह से पूरे देश की आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ रही है और हमारे संसाधन जो है वो सीमित होते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम जनसंख्या को नियंत्रित करें और लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकें। और ये तभी हो पाएगा जब हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर पाएंगे। तो इसलिए अभी ये मसौदा जो है तैयार किया गया है, इसको वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, जनता से इस पे सुझाव मांगा गया है और जनता जिस तरह के भी सुझाव इसमें देगी उसको सरकार फिर संशोधित करके, विधि मंत्रालय इसको संशोधित करके फिर सरकार के समक्ष पेश करेगा और सरकार उसके बाद इस कानून को ले आएगी। जी, हमारे साथ अंशु अवस्थी जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अंशु जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे विधेयक को, जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण का दावा यहां पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है और उसी के लिहाज से सरकार ये कह रही है कि इस विधेयक को लाया गया है?
आपकी डिबेट के ओपनिंग स्टोरी को सुन रहा। आपने खुद ही इस बात को कहा है और ये उत्तर प्रदेश के लोग भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक मामले को चुनावी और राजनीतिक रूप से देखती है। जनसंख्या वृद्धि बहुत ही गंभीर विषय है। कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और इसी को लेकर भाजपा के साथी दरअसल भूल जाते हैं क्योंकि वो हर एक चीज में राजनीतिक खेती शुरू कर देते। उनको जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। आज चुनाव के जब 3-4 महीने बचे हैं तो वो राजनीतिक खेती इससे करना चाहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आज से 40 साल पहले हमारे उस समय की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी और हमारे नेता श्री संजय गांधी जी जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक 7 सूत्री कार्यक्रम चालू किया था, पूरे देश में चलाया था, जिसमें एक महत्वपूर्ण जनसंख्या नियंत्रण भी था। और हमेशा केंद्र में परिवार कल्याण मंत्रालय जो होता है उसका काम ही यही होता है कि वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लोगों को जागरूक करना, लोगों को उसको लेकर जागरूक करना। हम दो हमारे दो बच्चे दो ही अच्छे, ये कांग्रेस सरकारों का नारा है। तो भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ इसको चुनावी एजेंडा बनाकर काम कर रही है। किसी भी कानून को आप थोप कर उस कानून को लागू नहीं करा सकते जबकि उसको लेकर जागरूकता नहीं। भाजपा सरकार कोई जागरूकता नहीं लाना चाहती उसको लेकर, जो कांग्रेस सरकारों ने किया। हम तो कहते हैं कि जनसंख्या तो राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, तो आखिर सुविधानुसार प्रदेश की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की अपनी सुविधानुसार उस पर गंदी और ओछी राजनीति क्यों कर रही हैं? आइए हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहल करिए, इसके लिए एक व्यापक और सार्थक चर्चा करिए इसके लिए। और मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथी को परिवार कल्याण मंत्री भी नहीं पता होगा कि इस समय देश का परिवार कल्याण मंत्रालय है भी कि नहीं है, परिवार कल्याण मंत्री है भी कि नहीं है। 7 साल से सारी व्यवस्थाएं परिवार कल्याण की ठप पड़ी हुई। तो बीजेपी के लोग सिर्फ राजनीति करने आए हैं, ये चैनलों पर आकर बात करेंगे, डिबेट करेंगे, हो हल्ला मचाएंगे, लेकिन इतने गंभीर विषय पर कोई भी गंभीर पहल नहीं करने वाले। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। कपीश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी विचार जान लेते हैं। कपीश जी, जिस तरीके से ये विधेयक यहाँ पर ड्राफ्ट इसका तैयार कर लिया गया है, लोगों के सामने से पेश किया गया है, 19 जुलाई तक लोगों की राय भी यहाँ पर मांगी गई है, लेकिन उसके बावजूद देखने को मिल रहा है कि विपक्ष जो है वो सरकार पर आरोप लगा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या कहेंगे? कि जनसंख्या नीति हमारे देश में जरूर होनी चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं, क्योंकि जनसंख्या एक समस्या है और ये आज से नहीं, आजादी के समय से है। कोशिशें सरकार करती रही, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूं जी कि अगर आपको कोई जनसंख्या पर वास्तव में कोई नीति लेकर के आना है तो वो केंद्रीय नीति होनी चाहिए, पूरे देश के लिए एक जैसी नीति हो जो कि हर जगह पर लागू हो, हर प्रदेश में लागू जी। सारे प्रदेश अगर अपने अपने हिसाब से जनसंख्या नीति बनाते रहेंगे तो सारे ही प्रदेश में एक दूसरे को डिफरेंसेस मिलते रहेंगे। तो कानून एक जैसा हो वो ज्यादा बेहतर होता है। उसका कारण भी है कि देखिए, अगर केंद्रीय कानून बनता है तो सब पर वो लागू हो जाएगा। जैसे ये जो सुविधाएं देना चाहते हैं या जो ये लगाना चाहते हैं कि 2 बच्चों के बाद अगर किसी के पास है तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, या डीडीए की प्रॉपर्टी में उनको वरीयता नहीं मिलेगी, जो भी प्रोत्साहन और या प्रिवेंशन ये लगाना चाहते हैं, तो आप केंद्रीय नौकरियों पे तो लगा नहीं पाएंगे और ना केंद्रीय नीतियों पे लगा पाएंगे जो पावर्ड करने के लिए आती हैं। तो ये फिर किस तरीके से आप नियंत्रण करना चाहते हैं? तो सबसे पहली चीज तो यह कि संविधान के अनुच्छेद 44 के अंदर ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो हमारी राज्य की नीति होगी, जो नीति निदेशक तत्वों के तहत इसको कहा गया कि हमारा केंद्र बनाएगा। लेकिन सन 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें इसे समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया कि इसमें प्रदेश भी बना सकते हैं। 9 प्रदेश बना चुके हैं, लेकिन चक्कर ये है, क्या ये प्रदेश जो 9 बनाए जनसंख्या नीति पर कानून, उससे क्या देश की जनसंख्या जो है वो नियंत्रित हुई? बिल्कुल नहीं हुई। और उसका कारण क्या है कि अलग अलग तरीके से अगर आप कानून लाते हैं तो पूरी तरीके से प्रिवेंशन नहीं हो सकता। केंद्रीय कानून होगा तो वो दोनों पर लागू हो जाएगा, राज्य कानून लाएंगे तो केंद्र की नीतियों पर लागू नहीं होगा, केंद्र की सेवाओं पर लागू नहीं होगा।
तो इन्हें एक बात सोचनी चाहिए कि 5 साल से आपकी सरकार थी, आप जाते जाते के बेला में लेकर के आ रहे हैं, 6 महीने की सरकार बची है। अभी विधि आयोग के पास है वो ड्राफ्ट, वो दे रहा है और 19 तारीख तक मांगा जा रहा है। उसके बाद फिर सरकार गौर करेगी और सरकार गौर करने के बाद वो ऑर्डिनेंस के तौर पे लाएगी। अगर विधेयक के तौर पे लाना चाहती है, बिल्कुल ले आए, उसका वेलकम है। लेकिन अगर आप ऑर्डिनेंस लेकर के आते हैं तो आप इसके मतलब विधानसभा के पटल पे नहीं रखेंगे और फिर उसके बाद जो भी आपने उसमें किया होगा वो 6 महीना तक के लिए ही वैध होगा। क्या 6 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई गारंटी ले सकता है कि वो चुन करके वापस आएगी? क्या ये गारंटी ली जा सकती है? और अगर नहीं ली जा सकती तो सबको मालूम है कि एक अध्यादेश और एक विधेयक में क्या अंतर हो जाता है। जब आप एक अध्यादेश लेकर के आते हैं तो 6 महीने के बाद आप या तो 6 महीने के अंदर आपको एक नया उसी का विधेयक में ट्रांसफर कर लीजिए, उसको विधेयक पास कराइए, और नहीं तो फिर 6 महीने और आप ऑर्डिनेंस को बढ़ा सकते हैं। तो जब आपके गवर्नमेंट में ताकत ही नहीं है 6 महीना आगे बढ़ाने की या नए रूप से उस विधेयक को पेश करने की, तो ये अगर आप नाटक नहीं कर रहे हैं जनसंख्या नीति पे तो और क्या कर रहे हैं? और दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं, जनता से आप राय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिन सुविधाओं में आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बताइए कि प्रदेश के अंदर 25वां स्थान हमारे उत्तर प्रदेश को है शिक्षा के मामले में। जब लोग अशिक्षित ज्यादा होंगे तो वो भगवान पे ज्यादा भरोसा करेंगे, अल्लाह पे ज्यादा भरोसा करेंगे और अपने ऊपर कम भरोसा करेंगे, तो उनको आप कैसे करेंगे? और आप कहते हैं हम परिवार नियोजन की नीति नहीं लाएंगे। तो जब आप कोई एक कठोर कानून नहीं ला सकते हैं जनसंख्या नीति पे, तो ये जबरदस्ती का भ्रम फैलाने की कोशिश मत कीजिए। और अगर आपको यही नीति लानी है तो केंद्र की सरकार से ले आइए। लेकिन योगी सरकार तो सिर्फ इसलिए कि कोरोना के अंदर जो ये फेल रहे 4.5 साल के अंदर इन्होंने कोई भी अपने संकल्प पत्र का वादा पूरा नहीं किया, और जिस तरह से कोविड मैनेजमेंट के अंदर लाशों को नचवाया है कुत्तों से, जिस तरह से ऑक्सीजन नहीं दिया, उस पर बात न होने पाए, तो ये एक शगुफा लेकर के चले आए। और अगर शगुफा नहीं है तो उनसे पूछिए। मैंने तो आपको सारे संविधान के क्लॉजेस बताए हैं। मैं तो पूछ रहा हूं फिर अध्यादेश क्यों? आप एक विशेष सत्र आहूत कीजिए और उस विशेष सत्र में इस विधेयक को लाइए और पास कराइए। जी आनंद जी, क्या कहेंगे आप? आपने सुना जिस तरीके से कपीश जी ने तमाम यहाँ पर लूप होल्स उजागर किए हैं जिस तरीके से इस विधेयक को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए कपीश जी को पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तक सरकार ने ये कहीं नहीं कहा है कि हम इस पे अध्यादेश ला रहे हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले इस मसौदे को तैयार किया गया है, इसे वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, जनता से राय मांगी गई है। जनता से जब राय मांगी जाएगी फिर ये सरकार को सौंपा जाएगा। सरकार को जब सौंपा जाएगा उसके बाद सरकार तय करेगी कि विशेष सत्र बुलाकर जो है इस बिल को जो है वो पटल पे रखना है और चर्चा कराना है और पास कराना है, या फिर इसका कोई दूसरा रास्ता हो सकता है। तो कपीश जी ने जो है सरकार के बिना कुछ बोले ही अपने हिसाब से जो है चीजों को रख दिया। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए जनसंख्या नियंत्रण जो है बहुत ज्यादा जरूरी है और जागरूकता करके देश देख चुका है। मैं आपको बताऊं कि 1952 में पहला जो है देश था भारत जो फैमिली प्लानिंग लागू हुआ। 1974 में हम स्टेरलाइजेशन प्रोग्राम लाए और अब तक जो है हम 2.25 लाख करोड़ रुपए जो है वो जागरूकता के भिन्न भिन्न आयामों में खर्च कर चुके हैं, लेकिन इससे देश को कोई लाभ हुआ नहीं है। आजादी के वक्त जो है हमारी जो जनसंख्या थी वो करीब करीब 34 करोड़ के आसपास थी और आज की डेट में 138 करोड़ हो गई है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमारी 25 करोड़ के आसपास है। तो जब भी जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा, जब भी जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज्यादा रहेगा, तो लोगों को जो सुविधाएं हैं वो सही ढंग से नहीं मिल सकती है। लोगों को सही स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल सकती है, लोगों को सही शिक्षा की सुविधा नहीं मिल सकती है, खाद्यान्न सुरक्षा की सुविधा नहीं मिल सकती है, किसानों को सही से उनकी सब्सिडी नहीं पहुंच सकती है। इसके अलावा तमाम चीज है जो बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है जी। और देखिए विपक्ष की साथ सबसे बड़ी समस्या है कि चाहे वो कोई भी सकारात्मक चीज सरकार जब भी करना चाहती है तो विपक्ष जो है उसमें कोई ना कोई जो है कमी निकालता है। जब हम अवैध घुसपैठियों की बात करते हैं तब भी इन्हें दिक्कत हो जाती है। जब हम 3 तलाक की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने की बात करते हैं, तब भी इनको दिक्कत होती है। जब हम हलाला को लेकर आवाज उठाते हैं तब भी इनको दिक्कत होती है। जब हम विदेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, हिंदू हैं, सिख है, पारसी हैं, जैन है, जो उत्पीड़ित हो रहे हैं पड़ोसी देशों में, उनको जब हम नागरिकता देने की बात करते हैं तब भी इनको दिक्कत होती है। जब हम धारा 370 हटाते हैं तब भी इनको दिक्कत होती है। तो इनकी दिक्कतें बहुत सारी हैं, चाहे वो राष्ट्रहित से जुड़ा मामला हो, समाज हित से जुड़ा मामला हो, या किसी भी तरह किसी भी हित से जुड़ा हुआ मामला जो है वो इनको जो है दिखाई नहीं देता है। इनको हर जगह बस एक तुष्टीकरण की राजनीति है।
तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि इनका तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण जो है सब खत्म हो चुका है। जनता ने जो है अपने मन का समीकरण बना लिया है और इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, विजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अच्छी खासी समझ रखते हैं राजनीति को लेकर। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने पक्ष विपक्ष दोनों को ही यहाँ पर सुन लिया, आपके पास थोड़ा समय लेकर मैं पहुंचा हूँ। शायद इसका यही कारण था कि पक्ष और विपक्ष दोनों की ही राय हम इस मुद्दे पर पहले सुन लें और उसके बाद जो एक विश्लेषक की भूमिका जो आप अदा कर रहे हैं वो ठीक ढंग से आप खुद भी समझदार हैं कि किस तरीके से जो अभी हम चीज़ें देख रहे हैं, जिस तरीके से विधेयक लाने की यहाँ पर बात हो रही है, एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जनता के समक्ष उस ड्राफ्ट को पेश किया गया है, जनता से यहाँ पर राय भी ली जा रही है। तो अगर कोई चीज़ हो रही है या जिस चीज़ का इम्प्लीमेंट यहाँ पर सरकार करने की कोशिश कर रही है और वो चीज़ जनहित में है, तो आखिर उस पर राजनीति क्यों? पहले से ही जनसंख्या नीति 2000 लागू है। भारत सरकार ने भी लागू किया था 2000 में जनसंख्या नीति, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लागू किया। तो एक जनसंख्या नीति लागू है जिसके 20 साल से ज्यादा हो गए। अब उस नीति की जो उसका फलितार्थ है, किस तरीके से उस नीति कहाँ तक कामयाब हुई, हम लोगों की जानकारी है, उसका एवेल्युएशन उस तरीके से कभी हुआ ही नहीं कि नीति से कितना फायदा हुआ कितना नहीं। लेकिन उसका जो टारगेट था कि हमें जनसंख्या की वृद्धि को रोकना है, स्त्रीकरण करना है, जो बच्चों के पैदा होने की जो अनुपात है उसको घटाना है, लोगों को जागरूक करना है। सरकार ने इसके लिए शायद कुछ किया होगा, लेकिन जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की बात चर्चा हो रही है उसमें 2 कार्यक्रम है। एक वो इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और हमारे कुछ साथी जो है उनको कुछ पॉइंट भी मिल जाएगा। ठीक है, एक तो फैमिली प्लानिंग है, एक दूसरा है फैमिली वेलफेयर। 2 प्रोग्राम चलते हैं जिसमें जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है उसमें गर्भवती माताओं, उनके पेट में बच्चा जब है तब से लेकर और बच्चा पैदा होने तक सरकार ढेर सारी योजनाएं चलाती है और उन योजनाओं में उनको सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं। इसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा या बच्ची, तो वो उसको 6000 रुपए प्रसव के बाद की जो जरूरतें होती हैं उसके लिए दिया जाता है, ताकि पौष्टिक आहार और तमाम चीजें खा पी सके। यानी कि बच्चा भी सर्वाइव अच्छे से करे और माँ भी सर्वाइव अच्छे से करे। ये तो हुआ कि बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, मॉर्टेलिटी रेट कम की जाए, जो फर्टिलिटी रेट है वो घटाई जाए। ये सारे ढेर सारे पहलू इस पोर्शन से जुड़े हुए हैं। अब इसमें एक बात यह है कि लोगों को जागरूक करके परिवार नियोजन के लिए प्रेरित किया जाए। ढेर सारे ऐसे विकल्प हैं लोगों के सामने कि वो फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करें। गांव में लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं और पहले तो टारगेट भी दिया जाता था, अब टारगेट नहीं दिया जाता है, लेकिन फैमिली प्लानिंग होती है, अभी भी होती है। तमाम परिवार जो है उसको अडॉप्ट करते हैं। बहुत से जागरूक परिवार ऐसे हैं जो बच्चे कम पैदा करते हैं, और शहरों में आजकल तो निश्चित तौर पे 1 या 2 बच्चे लोग कोशिश करते हैं पैदा करने की, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जो शायद बच्चे को ईश्वर का दिया हुआ उपहार या अल्लाह का दिया हुआ उपहार मानते हैं, तो वो उन पे कुछ इस तरह की रोक टोक लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। और डेमोक्रेसी की एक और प्रॉब्लम है, ये जो नई डिबेट पिछले 30 साल से पैदा हुई है कि जिसकी आबादी ज्यादा होगी वो लोकतंत्र की ताकत को कमजोर अपने काबू में कर सकता है, वो रूल कर सकता है। हाँ। रूल कर सकता है। तो ये एक नया टर्म आ गया है जो हमारी जनसंख्या के जो विचार है पूरे उसको काउंटर कर देता है। अकेला एक ये टारगेट है। अच्छा, इसमें चूंकि कम पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो उनको राजनीतिक पावर पाने की उनकी भूख बहुत है। क्योंकि वो ग्रोइंग पोजीशन में है, तो वो सोचते हैं कि हर चीज पे हम ग्राम प्रधान भी हमारे परिवार को, ब्लॉक प्रमुख भी मेरा हो, जिला पंचायत अध्यक्ष भी मेरा हो, जिले का विधायक भी मेरे परिवार का हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी मेरे परिवार का हो। तो ये एक तरीके की टेंडेंसी है। इस टेंडेंसी से हम शायद अगले 10-20 साल में उबर जाएंगे, लेकिन अभी ऐसी है। अब आ गई कि हम जो फैमिली प्लानिंग पॉलिसी लेके आ रहे हैं, इसमें 2 बातें हैं। एक तो उत्तर प्रदेश सरकार 11 जुलाई को जो अपनी घोषणा करेगी जनसंख्या नीति की, उसमें क्या होगा, यानी 20 साल बाद हम अपनी नई जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। अब इसमें ये डिबेट भी किसी ने कहा कि राज्य और केंद्र को बनाना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि अच्छी शुरुआत कहीं से भी हो, राज्य से हो, केंद्र से हो, अच्छी होनी चाहिए और फेडरल स्ट्रक्चर में
ये आजादी है कि राज्य अपने लिए अपने कानून बना सकते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि इमरजेंसी के दौर में जो फैमिली प्लानिंग में जो प्रेशर दिया गया था वो प्रेशर कम था, अपोजिशन ने हंगामा ज्यादा मचा दिया। लेकिन उससे क्या हुआ कि एक सरकार पूरी निपट गई, पूरी कांग्रेस की सरकार 1970 में बुरी तरह हार गई। तो इमरजेंसी के साथ उसमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जिस तरह से ड्राइव के तौर पर चलाया गया था, उसका इम्पैक्ट था, और उस सदमे से आज तक राजनेता उबर नहीं पाए इस देश के। इसीलिए कोई राजनेता जब जैसे ही जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है वो बड़ा अलर्ट हो जाता है कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो मेरा तो वोट ही साफ हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन पब्लिक चाहती है, अब चूंकि बहुत गंगा में पानी बह चुका है 1975 से लेकर, और आज हम 2021 में जब बैठे हैं बहुत पानी बह चुका है, चीजें बहुत बदल चुकी हैं। अब लोग खुद ही चाहते हैं, और तमाम परिवार ऐसे हैं जो बच्चों की संख्या सीमित रखते हैं, क्योंकि उनको पता है हमें अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन अगर देना है। ये जो एक नई सोच आई ना कि हम बच्चों को बेहतर जीवन देना है, तो जो ऐसा सोचते हैं उन सब ने अपने परिवार को सीमित कर दिया है। अब जो नई जनसंख्या नीति आ रही है, इसका जो ड्राफ्ट अभी उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है, जिसमें सुझाव मांगा है, मैं तो कहूंगा कि आप अपना ये डिबेट पूरा का पूरा उस पर टैग कर दीजिए, क्योंकि इसमें ढेर सारे सुझाव कांग्रेस के भी हैं, दूसरे साथियों के भी, ये पूरा सुझाव वहाँ टैग होना चाहिए और सारे सुझाव जाने चाहिए। अब जो सुझाव है, राजनेता अपना अपना सुझाव ले जाके दे विधि आयोग के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। ढेर सारे मुद्दे पे बहस करना अच्छा है, रिटर्न वहां दें, और फिर आप हम मीडिया को बताएं कि साहब हमारे हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है या नहीं जरूरी है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि देखिए, लंबे समय तक चीन ने जनसंख्या नियंत्रण एक बच्चे की पॉलिसी अडॉप्ट की, लेकिन जो चूंकि एक नया टर्म अर्थशास्त्र में आ गया डेमोग्राफिक डिविडेंड का, तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है यानी कार्यशील जो जनसंख्या है, यानी कि वर्किंग जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो युवा लोगों की आबादी है, वो कितनी ज्यादा किस देश में, उस हिसाब से उस देश की आर्थिक ताकत और उसकी बाजार की ताकत को आंका जाता है। अब चीन कह रहा है 3 बच्चे पैदा करें, पहले उसने कहा 2 बच्चे पैदा करिए, फिर भी बात नहीं बन रही, तो कह रहा 3, यानी जो लोग 3 पैदा कर सकते हैं 3 पैदा करें। हमारे देश में 7 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे वाले भी फैमिलियां बहुत ज्यादा तादाद में हैं। तो हमें एक अपने, अच्छा चूंकि हमारा रिसोर्स क्या है, हमारा रिसोर्स बहुत सीमित है। अगर आप देखें दुनिया के पैमाने पे कि हमारी आबादी और हमारी भूमि, चाहे कृषि की भूमि हो, चाहे देश की क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, तो भारत, रूस की आबादी 16 करोड़ है और भारत से वो 5 गुना बड़ा है। ठीक है, वहाँ बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जहाँ बर्फ पड़ती है, वहाँ रहने लायक नहीं है। लेकिन चीन देखिए 3 गुना बड़ा है भारत से, उसकी आबादी और भारत की आबादी करीब करीब बराबर है। अमेरिका की आबादी 32 करोड़ है और हम लोगों की आबादी 136 करोड़ है, और हमसे 3 गुना बड़ा अमेरिका है, 3 गुना 4 गुना बड़ा अमेरिका है। तो हमें ये बात सोचना पड़ेगा कि हमारी जो घनत्व है जनसंख्या का, और जो हमारी नदियां, पेयजल, इन सारी चीजों, हमारे एग्रीकल्चर, हमारे रिसोर्सेज पे जो लोड है वो कैसे कम होगा, इसके बारे में कोई राजनेता ठोस बात करने के लिए पता नहीं क्यों संकोच करता है। 1975 के उस सदमे को लेकर आज तक लोगों ने, तो मुझे लगता है उस पर एक सकारात्मक सुझाव लोग दें, तो मुझे लगता है कि आपकी ये डिबेट बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है विजय जी, तमाम बातों पे आपने यहाँ पर प्रकाश डाला, नीति से जुड़ी हुई तमाम ऐसी चीजें थी जो जिनको उजागर करना यहाँ पर बेहद जरूरी था। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से उन तमाम चीजों पर यहाँ प्रकाश डाला है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट बनकर तैयार है, जनता के सामने उसे रखा गया है, और उसी के बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी यहां पर देखने को मिल रही है। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इस विधेयक को जनता के सामने रखने का क्या उद्देश्य है और आने वाले समय में इस विधेयक से कितना ज्यादा फायदा यहां पर हो सकता है, उसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे। ब्रेक से पहले विजय उपाध्याय जी ने तमाम चीजों पर प्रकाश यहां डाला है। अंशु अवस्थी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अंशु जी, जिस तरीके से अभी विजय जी को आपने सुना, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पर यहाँ पर प्रकाश डाला, जो कि कई चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आई। अगर बात की जाए जिस तरीके से एक विधेयक लाने की बात यहाँ पर हो रही है, जनता के सामने एक ड्राफ्ट पेश किया गया है, जनता से राय मांगी गई है, तो अगर विपक्ष को किसी तरह से कोई परेशानी है, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर विजय जी ने कही कि अगर परेशानी है तो वहाँ पर डालिए, बताइए कि ये चीज़ें दिक्कत दे रही हैं, लेकिन किसी एक अच्छी पहल को इस तरीके से रोकना क्या ठीक लगता है? जो व्यवस्था की आड़ में जो सच्चाई है उसको छिपा रही है। मैंने पहले ही ओपनिंग डिबेट में ही कहा, सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इतने गंभीर विषयों पर भी विवाद हो और इतने गंभीर विषयों पर भी कंट्रोवर्सी पैदा हो।
हम तो पहले ही कह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कौन चिंतित होगा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। हम तो कह रहे हैं कि आइए हम लोग इस पर एक राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सार्थक पहल करें, हम साथ खड़े हैं, आप इसके लिए प्रयास करें। लेकिन सही बात ये है, उसका कारण है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आपने देखा किस तरीके से भाजपा ने एक दुर्योधन और कौरवों के तरीके से तांडव किया। साथ साथ में कोरोना की महामारी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार इंतजाम नहीं संभाल पाई, व्यवस्था पूरी फेल हो गई। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई ऑक्सीजन और बेड ना मिलने से। तो ये जो सारी बातें हैं, इन सब विषयों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वो सारे काम कर रही है कि जिससे वो असल मुद्दों को भटकाया जा सके। आप जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चिंतित यदि हैं, तो हमने पहले ही कहा कि ये सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है, जनसंख्या का विषय पूरे भारत का विषय है। लेकिन अंशु जी, शुरुआत अगर हो रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? हाँ, लेकिन अगर शुरुआत हो रही है राज्य से तो उसमें दिक्कत क्या है, अगर किसी प्रदेश से इसकी शुरुआत की जा रही है? हाँ, दिक्कत ये है कि जब आप लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, तब उन्होंने कहा कि साहब डबल इंजन की सरकार हो जाए जिससे हम और तेजी से विकास कर सकें। जब आपकी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आप क्यों नहीं इसको लेकर आपकी अपनी पार्टी की इसमें पॉलिसी क्या है? भाजपा की जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पॉलिसी क्या है? कांग्रेस की तो स्पष्ट पॉलिसी है कि हम जनसंख्या नियंत्रण पर चाहते हैं कि एक सार्थक पहल हो और उसको लेकर ऐसे इंतजाम होने चाहिए। सवाल ये है कि भाजपा की पार्टी लेवल पे तो कोई पॉलिसी नहीं है। सरकार वो सारे काम कर रही है जो नहीं करने हैं, और जो करने हैं वो कोई भी काम नहीं कर रही। अब रोजगार को लेकर कोई काम नहीं। उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़क पर है। जब बेरोजगारी को लेकर नौजवान सड़क पर निकलता है, उत्तर प्रदेश के जो दुशासन बन चुके हैं मुख्यमंत्री, उसको अपनी पुलिस से पिटवाने का काम करते हैं। तो जो ये सारी चीजें हैं, इन विषयों से ध्यान हटाने के लिए आप याद करिए, इससे पहले यूपी को कल आ रही थी भाजपा सरकार, क्या आप आया? हम आपसे, अब मैं बिल और अध्यादेश की बात कर रहा हूँ। इससे पहले आप याद करिए कि उत्तर प्रदेश में यूपी SSF फोर्स बनाने की वो हो रही थी, पहल क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड बना था। कहाँ है एंटी रोमियो स्क्वाड? भारतीय जनता पार्टी ये सब ढोंग फैलाती है, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक रंग फूल देने की कोशिश है। यदि वो वाकई गंभीर हैं, तो इसको लेकर एक राष्ट्रीय स्तर पर पहल होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आनंद जी से जवाब ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है, क्योंकि उनकी बात उनके अफसर नहीं सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश के अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे। उत्तर प्रदेश में मंत्री भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने आम नौजवानों का हक मार के अपने भाई को नौकरी दिला दी। तो लूट मची हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई सुन ही नहीं रहा है। अब उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी एक मजबूत विकल्प बनकर, विपक्ष बनकर उभरी हैं और उत्तर प्रदेश को विकास के रथ पर आगे ले जाने का काम करें। ठीक है, आनंद जी से जवाब ले लेते हैं। आनंद जी, जिस तरीके से आपने अभी सुना, अंशु जी ने तमाम आरोप यहाँ पर लगाए और उनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ कोई भी घोषणा यहाँ पर शुरू में की जाती है, लेकिन चुनाव के बाद वो सभी ठंडे बस्ते में चली जाती हैं योजनाएं। बात की जाए अगर जिस तरीके से जनसंख्या की बात हम कर रहे हैं, एक अहम मुद्दा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि जिस तरीके से एक मंथन यहाँ पर होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ, ऐसा अंशु जी कह रहे हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, सबसे पहले तो अंशु जी ने जनसंख्या नियंत्रण को छोड़ के बाकी बहुत सारे मुद्दों पे बात की है, तो मैं उन सब पे जवाब दूंगा जी। और उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो है वो कांग्रेस को जनता स्वीकार करने वाली। देखिए, एक होती है गलतफहमी, एक होती है खुशबू, एक होती है किसानों से जुड़े उत्तर प्रदेश सुन लीजिए अंशु जी सुन लीजिए अंशु जी, आप जब बोल अंशु जी आप जब बोल रहे थे मैं बड़ा खामोश था। अंशु जी आप जब बोल रहे थे मैं शांति से आपकी बात सुन रहा था। आप बात तो सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर की बुरी स्थिति है। अंशु जी, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है। अंशु जी यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। जनता आपको बार बार चीजें बताना चाहती है, आप सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। वादा किया था ना तो आप डिबेट में किसी की बात सुनते हैं, न आप जमीन पे उतरते हैं तो जनता की बात सुनते हैं। और यही वजह है कि आज आप जो है
आज आप उत्तर प्रदेश में किस स्थिति में हैं, करना चाहते तो हैं। इसलिए पूरी आप बात उत्तर सुनिए। प्रदेश का जो एजेंडा है उसको अंशु हटाकर जी, धार्मिक राजनीति सेट करना चाहते हैं। अंशु जी, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की देन है, इसलिए आप मुझे ये ना बताएं कि धर्म की राजनीति कौन कर रहा है। आप मेरी पूरी बात को सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश सहित कांग्रेस पूरे पार्टी देश में को जो यदि है- कांग्रेस पार्टी को 60 साल तक इस देश के लोगों ने जनादेश दिया तो आप उनको अपमानित नहीं कर सकते। आप कांग्रेस को कह सकते हैं, ठीक है, कांग्रेस को कहिए। अंशु जी, कमियों आप को पूरा कहिए। बोल- आप देश के पूरा लोगों बोल लीजिए, को- उसके बाद मैं देश बोलूंगा। के लोगों के जनादेश हाँ, को आप- अपमानित आप- नहीं कर सकते। मैं जी। आपको बोलने नहीं दूंगा इस पर। आप देश के जनादेश को अपमानित जी। नहीं कर सकते। कांग्रेस को नहीं, 60 साल का आप- जो आप- शासन आप मिला बोलते रहिए, वो आप देश के बोलते लोगों रहिए, का बोलते जनादेश था। चलिए अंशु जी जवाब ले लेते हैं। आनंद जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, तो अंशु जी ने अभी जनसंख्या नियंत्रण को छोड़ के बहुत सारे मुद्दे उठाए, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि इन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाया। मैं आपको बता दूं कि हम 4.25 लाख से ज्यादा नौकरियां दे चुके हैं 4 साल के अंदर, और अभी दिसंबर तक 1 लाख नौकरियां और देंगे। दूसरी चीज, जब हमारी सरकार बनी थी तो उत्तर प्रदेश 2 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था था, आज 5 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी आज 20 लाख करोड़ के आसपास है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2017 में, आप बात सुनिए अंशु जी, अंशु जी बात सुनिए, पहले बात सुनिए, मैं बीजेपी के लोग आप दिन बात रात जनरल सुनने की बनाकर कोशिश झूठ करिए। बोलने का काम करते हैं। आधारहीन बताइए ना रोजगार किसको आरोप दिए? लगाने यदि आपने रोजगार दिए आधारहीन होते तो आरोप पंजीकृत लगाने से बेरोजगारों की बचिए। संख्या नहीं बढ़ती। आधारहीन आप आरोपों अपने की वजह से ही रोजगार सेवा जनता योजना आपको पोर्टल नकार को चुकी है। देख लीजिए। जनता सेवा बार बार योजना आपको ये रोजगार के संदेश पोर्टल देने की पर कोशिश देख कर लीजिए, रही है आपकी सरकार कि का आप पोर्टल अपनी है। नकारात्मकता 38 को लाख छोड़िए, बेरोजगार आप बढ़कर अपनी बढ़ चुके हैं। नकारात्मक राजनीति आप से कहाँ ऊपर पर उठिए। चैनलों पर आकर चलिए, ठीक है, अंशु जी। लगाना, जनता से अंशु संवाद जी, करना। आनंद जी, मुद्दे से मत भटकिए। जनसंख्या नीति को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ। सिर्फ और सिर्फ चैनलों पर आकर आपका काम है। आपके प्रधानमंत्री मंच से खड़ा होकर कहते हैं कि इस देश के संसाधन का पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर में लाखों की संख्या में जो है कश्मीरी हिंदू काट दिए गए, आपकी सरकार चुप रही। शाहबानो केस में जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपकी सरकार ने पलट दिया। चलिए, ठीक है, अंशु जी, आनंद जी, शांत हो जाइए। 370 का विरोध आप करते अंशु जी, हैं। अंशु जी, शांत हो जाइए। मैंने पहले आनंद जी, के साथ आप हैं। सुनिए। किसी भी बात को कोई भी गंभीरता से नहीं की लेता मौत पर है। आपकी देश सोनिया के गांधी जो है प्रधानमंत्री भी अब वो देश आंसू के लोगों बहाती का है। entertainment आप कर रहे हैं। आतंकवादियों के समर्थक हैं। ठीक है, ठीक है, अंशु जी, देश के लोगों को सिर्फ अपने मन की बात अंशु जी, आनंद जी, सुनिए। और आपको अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है, आनंद जी सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुद्दे से मत भटकिए। देखिए, यहाँ जनसंख्या नीति को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, बाकी तमाम मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो हम हमेशा ही देखते रहते हैं। आनंद जी, जिस तरीके से मेरा सवाल सीधा सा है कि 20 साल से एक पहले से नीति एक लागू है और अब एक बार फिर से एक नई नीति लाने की यहाँ पर जिस तरीके से ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जनता से लिया जा राय भी यहाँ पर ली जा रही है। अंशु जी सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? अंशु जी, बीजेपी के पास जवाब नहीं है। ठीक है, बेरोजगारी पर जवाब नहीं तो है। सुन तो लीजिए अंशु जी। होत रहे अपराध पर जवाब नहीं है। ठीक है अंशु जी, अब शांत हो जाइए। किसानों की समस्या पर जवाब नहीं है इनके पास। बीजेपी की और हिम्मत हो तो बता दें, इनकी हैसियत नहीं है किसको रोजगार दिया, बता दें। ठीक है हैसियत हो तो बता दें किसको रोजगार अंशु दिया। जी, रोजगार मुद्दा नहीं है यहाँ पर चर्चा का, सुन लीजिए। आप अगर पढ़ लिख कर आए हो तो बताइए किसको रोजगार दिया। ये कांग्रेस की कितने संस्कृति स्मार्ट बन चुकी सिटी है बताइए। और कांग्रेस कहाँ पार्टी है के नमामि इसी गंगे संस्कृति की प्रोजेक्ट वजह से बताइए। जनता इनको बार बार भूल चटा रही है, उसके बावजूद भी इनको ये बात समझ नहीं आ रही है। भारतीय जनता उत्तर पार्टी प्रदेश को में उत्तर इनकी प्रदेश के स्थिति मुद्दों पर ये बात रही करनी है होगी। कि इनके पास एक कैंडिडेट नहीं था जिला पंचायत इन चुनाव सब में खड़ा बातों करने से के काम लिए। चलने इनके वाला पास नहीं ब्लॉक है। प्रमुख के चुनाव में उत्तर एक कैंडिडेट प्रदेश में नहीं था। आपने जो इसके बाद जो 2017 में है वादे किए थे, हताशा उन और मुद्दों पर निराशा बात से करनी घिरे हुए होगी। ये लोग, हताशा और निराशा से घिरे हुए ये लोग सिर्फ और सिर्फ आरोपों की राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी नकारात्मकता की पर्यायवाची बन चुकी है। देश जो है कांग्रेस पार्टी एक्सपायरी डेट की दवा है जिसको देश अब बिल्कुल नकार चुका है। कांग्रेस पार्टी अब कभी भी जनता के बीच पैठ नहीं बना सकती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को पता ही नहीं कि जनता से संवाद कैसे करना है। कांग्रेस को यह पता
पता ही नहीं है कि जनता के मुद्दों को उठाना कैसे है। कांग्रेस को सकारात्मक राजनीति आती ही नहीं है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति करती है। अरे जनाब, 2017 में जनता ने आपको हराया, 2014 में जनता ने आपको हराया, 2014 आनंद जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इस तरीके से चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। कपीश जी का रुख कर लेते हैं। कपीश जी, आप सुन रहे हैं, यहाँ पर तो आरोप प्रत्यारोप बीजेपी वर्सेस कांग्रेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा जनसंख्या का है। ठीक है अंशु जी, शांत हो जाइए आप, अब थोड़ी देर शांत हो जाइए। कपीश जी सुनिए, जिस तरीके से आपने बात की थी कि केंद्रीय नीति यहां पर होनी चाहिए जनसंख्या को लेकर, जिस तरीके से तमाम बातें निकलकर सामने आई, आरोप प्रत्यारोप तो हम देख ही रहे हैं। जनसंख्या को लेकर अगर प्रदेश से शुरुआत की जा रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? जिस तरीके से विजय जी ने भी ये मुद्दा उठाया था, इस पर क्या कहेंगे आप? विजय जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनकी बातों को मैंने तफसील से सुना है। मैंने उसमें कई लीगल एप्लीकेशंस दिए हैं। क्योंकि आयोग के पास जो ये कह रहे हैं कि विपक्षी दलों को जाने की जरूरत है, वहां रायशुमारी करने की जरूरत है जी, वहां रायशुमारी करने की जरूरत है, तो जरा संविधान उठा करके हमारे पत्रकार महोदय पढ़ लें कि विपक्षी दल विजय जी आ रहा हूं आपके पास, बात पूरी अलग लोग होते हैं। और विधेयक लेकर विधेयक लाना और विधेयक पर वोटिंग करना, ये जिस जनप्रतिनिधि का काम है वो विधानसभा के पटल पर होता है, या एक जेपीसी कमेटी की बैठक कर लें, उसके अंदर ड्राफ्ट को रख लें। सबसे बढ़िया तो यही चीज होती है, तो वो करें। हम मना कहाँ कर रहे हैं? हमने कब कहा कि योगी जी लेकर के आ रहे हैं तो बड़ा गंदा काम कर रहे हैं, बड़ा गलत काम कर रहे हैं? हमने तो ये नहीं कहा। और हमने ये भी नहीं कहा, हमने तो ये कहा कि एक ऑर्डिनेंस में और एक विधेयक में बहुत भारी अंतर होता है। लेकिन सर आपने इसे चुनावी लॉलीपॉप तो करार दे ही दिया है ना। हम लोग को जब नहीं तो सुन तो नहीं साहिल जी, अगर हम चुनावी लॉलीपॉप करार दे रहे हैं तो उसका कारण है ना। अगर कारण ना होता तो मैं बिल्कुल नहीं देता। कारण यही है कि 7 साल की मोदी सरकार हो गई और 6 साल की अटल सरकार हो गई, केंद्र से नहीं आया। और यहाँ राज्य सरकारों में भी भाजपा 3 बार सरकार में रही है। और अब जाते जाते योगी जी 4.5 साल पे एक ड्राफ्ट लेकर के आ रहे हैं। वो अभी आनंद भाई ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि वो जो है वो बिल पेश करेंगे या ऑर्डिनेंस के रूप में लेके आएंगे। अभी तो इनके यहाँ खुद ही जानकारी नहीं है। और दूसरी बात, मैं विधिक कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं विधि का ही छात्र रहा हूँ, विधि को ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अब ये आप सौभाग्य समझ लें या दुर्भाग्य समझ लें, मैं तो लीगल बहस करना चाहता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो एक लीगल बहस कर रहा हूँ कि ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है, ये संविधान के अंदर लिखा है। और ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब कोई सत्र आहूत ना हो, ठीक है, लेकिन वो सरकार कंटिन्यूड कर रही हो। लेकिन ये सरकार अगर 6 महीने में आप अभी लेकर आते भी हैं और 6 महीने के लिए विधेयक लेके आ रहे हैं, तो आप कंटिन्यूड कहाँ कर रहे हैं? तो मैं तो यही पूछ रहा हूं कि आप विशेष सत्र बुला लीजिए और उसमें इस विधेयक को लेकर के आइए, इस ड्राफ्ट को लेकर के आइए, और हम सारे लोग मिलकर के जनसंख्या नीति पर, अगर योगी जी वाकई बहुत चाहते हैं कि इस पर कानून बने, दिल से चाहते हैं कि इस समस्या पे बात दिया जाए, तो आप लाइए, हम वेलकम करेंगे। लेकिन एक चीज और साहिल भाई बहुत जरूरी है जी। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो इसमें अभी हमने ड्राफ्टिंग देखी है जी, उसमें जो प्रोत्साहन देने की बात कही जा रही है, 2 बच्चों से कम वालों, 2 बच्चे या 2 से कम वालों को या उससे ऊपर वालों को नहीं देनी चाहिए, इसमें अभी ड्राफ्ट में ये क्लियर नहीं है कि ये जो ड्राफ्ट आ रहा है ये पूर्ववर्ती प्रभाव रखेगा कि भविष्यवर्ती लगाएगा। क्योंकि अगर जिनके बच्चे पहले से 3, 4, 5 हैं, उन पर ये क्या प्रभाव डालेगा, और भविष्य में जो बच्चे होंगे इस कानून के आने के बाद, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जी, बिल्कुल। क्योंकि प्रांग न्याय का सिद्धांत पढ़ाने के लिए मेरे पास समय नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि जो आप इसमें प्रोत्साहन दे रहे हैं जिन चीजों पे, चाहे नौकरी में या ये नौकरियां सरकारी एक तो आ ही नहीं रही है, दूसरी बात 98% लोग अपना काम करते हैं, तो उनको तो आप वैसे ही खुली छूट दे रहे हैं। तो ये परिवार नियोजन पे क्यों नहीं लेकर के आना चाहते हैं? ये एक कठोर कानून बना लेना, एक फैसला ले लें और कठोर कानून ले आए और देश के ऊपर अधिरोपित कर दें। अगर जनता चाहेगी तो इनको रखेगी, नहीं चाहेगी तो इनको हटा देगी। ठीक है, विजय जी अपनी बात रखिए, उसके बाद आनंद जी से जवाब लेंगे। मुझे जानकारी है तो मैं रख रहा हूँ। जी बहुत विद्वान आदमी है, इन्होंने बहुत अच्छी बातें रखी है।
देखिए, एक तो अभी ये जो नीति 2000 में आई थी जनसंख्या की, 20 साल बाद दूसरी नीति आने की संभावना है और संभवतः 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश की सरकार उसे सामने रखेगी। उसके पहले विधि आयोग ने अपनी तरफ से एक ड्राफ्ट बना के पब्लिक डोमेन में डाला है कि जो सुझाव हमने ये ड्राफ्ट बनाया है, इस पे जो सुझाव आप लोगों के हो सकते हैं, इसके पक्ष विपक्ष में आप सुझाव हमें दीजिए। उसके लिए उन्होंने 19 जुलाई या 17 जुलाई डेट रखी है। इस दरमियान आप हमें सुझाव दे सकते हैं, हम उसको देखेंगे। जी। तो एक तो ये हो गया कि पब्लिक से खुद राय मांगी जा रही। मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों को जाके राय देनी चाहिए कि ये ड्राफ्ट ठीक है या गलत है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम पूरा ड्राफ्ट बना के सरकार को दें। जी। दूसरी बात यह है कि जब नीति आएगी कि नहीं, विजय जी एक मिनट, विजय जी काइंडली मैं आपको 1 सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं। आप लर्नर हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, जब विधि आयोग आप किसी को भेजेंगे तो वो व्यक्ति व्यक्तिगत राय रखेगा, वहां विपक्षी दल नहीं रखती है राय, वहां पब्लिक की डोमेन से पब्लिक की राय ली जाती है। हम सारे लोग देंगे, आप यकीन माने, हमने जस्टिस वर्मा आयोग को भी दिया था और सुषमा स्वराज जी ने भी दिया था और लालकृष्ण आडवाणी साहब ने भी दिया था, हम लोगों ने व्यक्तिगत दिया था। लेकिन जब आप कोई ड्राफ्टिंग कराते हैं, ड्राफ्ट लेकर के आते हैं और जब आप विधानसभा के पटल पे रखते हैं तो वहां बात दूसरी हो जाती है। वहां आप ये नहीं कह पाएंगे कि विपक्षियों ने हमें राय नहीं दी या विपक्षियों ने राय दी थी तो ये राय दी थी। कैसे आप कंसीड करेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो बात नहीं करनी चाहिए जो कि हवा में हो। अब मेरी बात आप सुनने दें मुझे, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं तथ्य आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब वहां पे कोई भी व्यक्ति निजी, जैसा ही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे सकती है, मेरा ऐसा उसमें कोई बाइंडिंग नहीं है। जो मैंने पढ़ा है उनकी वेबसाइट पे, स्टेट लॉ कमीशन की, वहाँ कोई बाइंडिंग नहीं है। पार्टी, संगठन, संस्था, एनजीओ कोई भी दे सकता है। देना चाहे तो लोग दें, व्यक्तिगत कैपेसिटी में पार्टियों के अध्यक्ष दे दें, व्यक्तिगत कैपेसिटी में दे दें। अब ये जो ड्राफ्ट है इसमें वो चीजें शामिल होती हैं कि नहीं होती है, ये आयोग तय करेगा, फिर ये सरकार को देंगे। सरकार का मानना न मानना सरकार पे डिपेंड करता है। 11 जुलाई को जो संभावित नीति आती है उसमें ये शामिल होगा कि नहीं, ये भी अभी जानकारी में साफ नहीं है। लेकिन जिस संविधान संशोधन की बात कर रहे थे उसमें कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। अश्वनी उपाध्याय की, एक जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, हालांकि वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनकी भी एक रिट है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। उसके जवाब में स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदे एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है और उसमें कहा है कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसकी 7वीं अनुसूची की 3री सूची समोटी सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन शब्द जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार को भी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया है, लेकिन राज्यों में लागू नहीं हुआ। तो वो ऑलरेडी उस सरकार ने किया है जो सरकार संविधान संशोधन जिसने किया था। अब राज्य कर सकते हैं, ये तो साफ है कि राज्य कर सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो रिट है उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा बाद में पता लगेगा। लेकिन अब एक और जो बात उठ रही है कि अगर सरकार जनसंख्या नीति लागू करेगी, कैबिनेट से मंजूरी करने के बाद ऑर्डिनेंस ले आएगी अगर, तो विधानसभा बैठेगी नहीं। अभी तो मानसून सत्र होना है विधानसभा का। अगर सरकार इतनी सीरियस है तो विधानसभा के मानसून सत्र में उसको ऑर्डिनेंस को एक्ट में बदल देगी। दूसरी बात कि चुनाव के समय क्यों जरूरी है, इस देश में सभी महत्वपूर्ण फैसले राजनेता चुनाव के पहले ही लेते हैं, ये परंपरा बन गई है। मंडल आयोग जिसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ वो लागू हुआ था एक सरकार जो सबसे ज्यादा संकट में थी, उस समय मंडल आयोग लागू हुआ, जिसका आज इतना बड़ा फलितार्थ है कि पूरे देश की राजनीतिक दिशा और दशा में जो पिछड़े वंचित तबके के लोग हैं वो जम के भागीदारी कर रहे हैं और राजनीति में भी मजबूती से अपने पैर जमाए हुए हैं। तो ये कहना कि चुनाव के पहले कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि इस देश के राजनेताओं में तो हिम्मत ही पैदा होती है चुनाव के समय। तो चुनाव के समय आए या चुनाव के बाद आए, और राष्ट्रीय बहस तो चल रही है 1952 से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, राष्ट्रीय बहस चल रही है 1952 से। हमारा देश दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण लागू करने की कोशिश हुई, परिवार नियोजन, लेकिन लागू ही नहीं हो पा रहा है। हमारी जनसंख्या तो स्पीड से बढ़ती जा रही है। 70,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा होते हैं। ठीक है, एक साल में 2.5 करोड़ बच्चे पैदा हो जाते हैं इस देश में। अब वो 2.5 करोड़ लोगों के लिए पीने का पानी, रहने का घर, उनके कानून व्यवस्था, सारी चीजें, जितनी समस्याएं आपके फोरम पे चर्चा में हुई, सारी समस्याएं, रोजगार हो, करप्शन हो, चाहे आप कानून व्यवस्था की समस्या, इस सब आबादी की देन है। आबादी ज्यादा होगी, सारी समस्याएं रहेंगी, तो बेहतर है आबादी कंट्रोल से।
बिल्कुल। कपीश जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर आनंद जी के पास चलेंगे। कहा ही नहीं कि योगी सरकार जो ला रही है ये संवैधानिक नहीं। हम तो कह रहे हैं कि संवैधानिक है। हाँ। हमने तो प्रश्न ये पूछा कि ऑर्डिनेंस के रूप में लाएंगी कि विधेयक के रूप में लाके उसको पास करेंगे, के रूप में लाके उसको पास करेंगे, क्योंकि दोनों अलग चीजें। और कारण भी बताया कि अगर विधेयक लाते हैं 6 महीने का समय बचा हुआ है, और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मानसून सत्र को आहूत करना है या कहीं तीसरी कोरोना के भेंट न चढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। जैसे किसान के लिए कानून इन्होंने लाया था वैसे ही लेते हैं हमें, इसको भी पास करा लें इधर ही, उसमें इंतजार करने की जरूरत नहीं तीसरी लहर की, करा लें। हम तो चाहते हैं कि ना इस पर केंद्रीय नीति बने। आप राज्य में फंसे हैं, मैं तो केंद्र की नीति तो में फंसा हूं। इसका जवाब आनंद जी इतने दिनों से इनकी सरकार चल रही है, वहां भी लेकर के नहीं आ रहे। हाँ। और दूसरी चीज ये है हाँ। कि दूसरी चीज ये है कि आपको मैंने कहा कि जिन सुविधाओं को देने के लिए या जिन सुविधाओं को खींचने की ये बात कर रहे हैं और जिन तबकों के द्वारा इस चीजों को बढ़ाया जाता है, जनसंख्या में भारी वृद्धि की जाती है, तो मैं तो बता रहा हूं कि उनको तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। वो इस प्रोत्साहन से या गैर प्रोत्साहन से उन पर प्रभाव कहाँ है, उन तक पहुंची नहीं रही वो चीजें। तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये हमारे आप पर लागू होगा और हम आप तो पहले से सचेत। ठीक है, इसका जवाब आनंद जी से ले लेते हैं। आनंद जी ठीक ढंग से इसका जवाब दे पाएंगे। 25वें स्थान पे है, इसको आप पहले दूसरे स्थान पे ले आइए, जागरूक हो गए लोग। आप बताइए केरल और कर्नाटक, केरल के अंदर जो है मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन बावजूद उसके वहां पर जनसंख्या विस्फोट नहीं है। मैं तो बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं। और अभी तो हमारे मित्र पत्रकार साहब ने ये तो पूरी बात चाइना के अंदर की डोमेन की बात कह दी। और मैं तो ये पूछ रहा हूं, जिस भारत के अंदर अमीर और गरीब की खाई खोद दी गई है, 90% संपदा पर 3% लोगों का अधिकार है और 97% के पास केवल 10% की संपदा है, क्या ये डिफरेंस पैदा नहीं करती जनसंख्या के लिए और संपदा के वितरण के लिए? ठीक है, आनंद जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है कपिल जी। अमर्त्य सेन ने कहा था कि आज जनसंख्या विस्फोट से ज्यादा अमीर और गरीब की खाई इस देश में कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है आनंद जी, ये तमाम सवाल आपने यहाँ पर सुन लिए। कपिश जी ने भी कहा है जिस तरीके के लाभ यहाँ पर देने की बात की गई है इस विधेयक में, और जिस तरीके से लाभों से वंचित वो लोग रह जाएंगे जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, जिस तरीके की इस विधेयक में तमाम जो नीति को लेकर तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उसको लेकर कितना प्रभाव पड़ेगा और क्या एक रोड मैप है आने वाले समय में इस पूरी नीति का, वो जानना चाहेंगे आपसे जल्दी। देखिए, कपीश जी की बातों को मैंने बहुत ध्यान से सुना। कपीश जी जो है वो आशंकाओं और संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अभी ये ड्राफ्ट बनके तैयार नहीं हो गया और ये ड्राफ्ट जो है कानून नहीं बना है। अभी ड्राफ्ट सिर्फ तैयार करके वेबसाइट पे अपलोड किया गया, लोगों से सुझाव मांगा गया, उसके बाद उस ड्राफ्ट में जो भी सुझाव होंगे उनको इंक्लूड किया जाएगा, उनको फिर से रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, उसके बाद सरकार को दिया जाएगा। इसके बाद मानसून सत्र भी है, तो सरकार ये तय करी। ये अभी ये कैसे कह सकते हैं कि ऑर्डिनेंस लेके आएगी सरकार? कहां सरकार ने कहा कि हम ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं? तो ये तो अभी आने वाली बात है कि मतलब जो है मानसून सत्र है, इसके बाद हो सकता है सरकार इसके लिए विशेष सत्र भी कर सकती है। ये तो सरकार के ऊपर है। दूसरी चीज देखिए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हाँ। ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। हाँ। देखिए, आप समझिए कि अगले 10-12 साल में हमारी जो आबादी है वो करीब 1.5 अरब के आसपास हो जाएगी। हाँ। ठीक है, और इस समय वर्ल्ड जो पूरी दुनिया की 18% आबादी जो है वो तो भारत में मोदी सरकार बनाए ना ये कानून, जब इतना गंभीर आप समस्या बता रहे हैं। आनंद जी कपिश जी मैं क्लियर कर देता हूँ। आनंद जी सुनिए, कपिश जी का ये कहना है। हाँ आनंद जी सुनिए मेरी बात सुनिए। कपिश जी बात सुनिए। आनंद जी कपिश जी ये कहना चाह रहे हैं कि वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि ये विधेयक आएगा या ऑर्डिनेंस सरकार लेकर आने वाली है। कपिश जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, बिल्कुल आपने ये जो कहा ये तो है ही है। हाँ। साथ में मैंने ये कहा कि हाँ। ये इतनी गंभीर समस्या है, हाँ। इस पे पूरे देश के अंदर कानून होनी चाहिए। ठीक है। क्यों नहीं मोदी सरकार लेके आ रही है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। ठीक है आनंद जी, जवाब दीजिए सीधे शब्दों में, समय कम है। अभी 3 साल रहनी है। ठीक है, मोदी सरकार क्यों नहीं ला रही है? ठीक है कपिश। हाँ देखिए अच्छी शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है और इस देश के जो है संघीय ढांचे में यह व्यवस्था है कि कोई भी राज्य अपने लिए नियम कानून बना सकता है और अगर बना रहा है तो इस पे इनको क्या दिक्कत है? आप मुझे इनसे ये पूछिए कि योगी सरकार बना रही है तो इनको दिक्कत क्या हो रही है? योगी सरकार बना रही है तो कपिश जी को क्या समस्या हो रही है? आखिर कपिश जी को क्या समस्या है योगी सरकार बना रही है तो? जी
आनंद जी, आनंद जी, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए यहाँ पर। जिस तरीके से मैंने अभी आपसे एक सवाल किया कि जिस तमाम लाभों की यहाँ पर बात की जा रही है कि तमाम लाभ यहाँ पर उन्हें मिलेंगे जिनके 2 बच्चे होंगे, और कई लाभ यहाँ से वापस ले लिए जाएंगे उन लोगों से जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे। तो इसका क्या प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा, और किस तरीके की ये जो नीति है पूरी, उसका एक रोड मैप जो हम जानना चाह रहे हैं, वो आप उसका जवाब दे दीजिए पहले। आनंद जी, सुन पा रहे हैं आप? जी, मुझे आवाज नहीं आ रही थी बीच में, आवाज जी, आवाज चली। अब सुन पा रहे हैं आनंद जी आप? क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ, अब मैं सुन रहा हूँ। ठीक है आनंद जी, मेरा सवाल यही था, जिस तरीके के एक रोड मैप जो सरकार की तरफ से यहाँ पर बनाया जा रहा है इस पूरी नीति को लेकर, वो हम जानना चाहेंगे आपसे संक्षिप्त में, जल्दी से, समय कम है हमारे पास, जल्दी। देखिए, ये ड्राफ्ट जो है अभी तैयार किया जा रहा है, सभी लोगों से सुझाव मांगा गया है। ठीक है। और तमाम तरह की चीजों को, जो भी जनता के सुझाव आएंगे, अगर हमें लगता है कि इसमें कोई चीज हमसे छूट गई है, कोई चीज की कमी रह गई है, तो जनता के जो भी सुझाव आएंगे उनको हम करेंगे। इसके बाद जो है, जब ये ड्राफ्ट तैयार होगा तो ये विधानसभा में भी जाएगा, इस पर चर्चा होगी। अगर विपक्ष भी कोई सकारात्मक चीज बताता है तो उसको भी इस कानून में शामिल किया जाएगा, और उसके बाद जो है सबसे बातचीत के बाद ही यह कानून आएगा। ठीक है, ठीक है। विजय जी, फाइनल कमेंट्स आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कपीश जी को भी सुना, आनंद जी को भी आपने यहां पर सुन लिया, समय कम है हमारे पास, जल्दी से फाइनल कमेंट्स आपके पूरी इस नीति पर। नीति और कानून में अंतर को समझिए कि नीति जो है सरकार का एक निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, कानून तो उसका इंस्ट्रूमेंट है कि कैसे उस नीति को, लक्ष्यों को हम प्राप्त करेंगे। जी। दूसरा, हमारे सरकारी कर्मचारियों को पहले से 2 बच्चे रहने पर उनको एक इंक्रीमेंट देने की सुविधा है। सुकन्या समृद्धि, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसमें ये साफ कहा गया है कि पहले गर्ल चाइल्ड को ही हम ये सुविधा देंगे। तो सरकार ऑलरेडी इस पर काफी काम कर रही है लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। दिक्कत क्या है कि जो हमारा राजनीतिक समुदाय है वो जनसंख्या को लेकर बहुत कंफ्यूज है। वो आज तक हम तो समझ ही नहीं पाए कि लोग चाहते क्या है, जनसंख्या बढ़े या जनसंख्या घटे, क्योंकि जनसंख्या अगर स्थिर नहीं होगी तो हम कानून व्यवस्था के मोर्चे पर, जमीनों के कब्जे के मोर्चे पर, सड़क पर अतिक्रमण के मोर्चे पर, और तमाम ऐसे इश्यूज, बेरोजगारी है, इंडस्ट्री है, हर जगह हमें झगड़ना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, सड़क पे चलने में मुश्किलें होंगी। हर जगह संसाधन जितने बढ़ते जाते हैं उतनी ज्यादा सुरसा के मुंह की तरह आबादी बढ़ के उसको खा जाती है। तो वो अगर आपको सुकून की जिंदगी चाहिए तो थोड़ा अपने स्थिर करना पड़ेगा अपनी जनसंख्या। ठीक है, चलिए, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनसंख्या नीति को लेकर योगी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक यहां पर खेला है। हालांकि विपक्ष की तरफ से इसे चुनावी स्टंट करार दिया जा रहा है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है देश के लिए, और उसी लिहाज से जिस तरीके से अब यूपी में जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है, जनता के सामने उसे पेश किया गया है, जनता से सुझाव मांगे गए हैं, जनता अपनी राय दे, और उसके बाद सरकार का कहना है कि इसमें जो तमाम जरूरी संशोधन है, चाहे वो विपक्ष की तरफ से कोई सकारात्मक संशोधन हो या फिर जनता की तरफ से जो जनता की राय है वो निकलकर सामने आए, उसको लेकर जो तमाम संशोधन है वो भी यहाँ पर किए जाएंगे। अब आने वाले समय में ये विधेयक क्या एक नया रूप लेता है, और राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।